नमस्ते। प्राइड एंड प्रेजुडिस एक ऐसी कहानी जिसे शायद हम सब जानते हैं। एलिजाबेथ बेनेट, मिस्टर डार्सी और वो यादगार पहली मुलाकात। बिल्कुल। लेकिन आज हम सिर्फ कहानी नहीं दोहराएंगे। हमारे पास जो नॉवल का सारांश है, हम उसकी परतों को खोलकर देखेंगे कि 200 साल बाद भी ये नॉवल इतना जिंदा और मतलब जरूरी क्यों है। सही बात है, क्योंकि ये सिर्फ एक लड़का लड़की मिले वाली कहानी नहीं है। ये तो एक सोशल एक्सरे है। सोशल एक्सरे। हाँ, जेन ऑस्टिन ने एक प्रेम कहानी की आड़ में 19वीं सदी के इंग्लैंड के समाज, उसके क्लास सिस्टम और शादी के बाजार पर इतना तीखा व्यंग किया है जो आज भी चौंकाता है। और कहानी का पूरा डीएनए तो जैसे उसके टाइटल में ही छिपा है, प्राइड यानी अभिमान, और प्रेजुडिस यानी पूर्वाग्रह। तो आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि ये दो भावनाएं कैसे सिर्फ किरदारों को नहीं बल्कि पूरे समाज को चला रही थीं, और कैसे ऑस्टिन ने हमें दिखाया कि असली खुशी पहली धारणाओं के पार देखने में है। चलिए इसी बात से शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम सब बेनेट परिवार की मुश्किल जानते हैं। 5 बेटियां, कोई बेटा नहीं, और एक ऐसा कानून जो उन्हें अपने ही घर से बेदखल कर देगा। लेकिन ऑस्टिन ने ये सिचुएशन सिर्फ एक प्लॉट पॉइंट के लिए नहीं बनाई है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक तरह का सोशल प्रेशर कुकर है। प्रेशर कुकर सही शब्द है। वो कानून जिसे एंटाइलमेंट कहते हैं, वो सिर्फ एक कानूनी शब्द नहीं था, बल्कि बेनेट बहनों के सर पर लटकती एक तलवार थी। इसका मतलब था कि मिस्टर बेनेट की मौत के बाद उनकी जायदाद उनके सबसे करीबी पुरुष रिश्तेदार यानी मिस्टर कॉलिंस को मिल जाएगी और लड़कियों के पास कुछ नहीं बचेगा। उनका भविष्य पूरी तरह से एक अच्छी यानी अमीर शादी पर टिका था। और यही प्रेशर मिसेस बेनेट के किरदार को इतना दिलचस्प बनाता है। उन्हें अक्सर एक मजाकिया, परेशान करने वाली माँ के तौर पर देखा जाता है। हाँ, जो हर वक्त अपनी बेटियों की शादी के पीछे पड़ी रहती हैं। पर क्या वो सिर्फ एक उथली महिला हैं या फिर उस दौर के सिस्टम की एक मजबूर शिकार? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और जेन ऑस्टिन उन्हें दोनों तरह से दिखाती हैं। एक तरफ उनका व्यवहार काफी शर्मिंदा करने वाला है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी चिंता जायज है। वो जानती हैं कि अगर उनकी बेटियों की शादी नहीं हुई तो उनका भविष्य सड़क पर आ सकता है। वो इस खेल की माहिर खिलाड़ी नहीं है, पर उन्हें खेल के नियम पता है। उनकी बेताबी उस दौर की महिलाओं की आर्थिक लाचारी को दिखाती है। और इसी प्रेशर कुकर में एंट्री होती है मिस्टर बिंगले की, अमीर, हैंडसम, सिंगल। बिल्कुल, पूरे मोहल्ले के लिए जैसे लॉटरी का टिकट। हाँ, और वो आते ही सबसे खूबसूरत बेटी जेन पर फिदा हो जाते हैं। कहानी यहाँ बहुत सीधी लग रही थी, लेकिन बिंगले अकेले नहीं आते। वो अपने साथ लाते हैं मिस्टर डार्सी को, जो बिंगले से 10 गुना ज्यादा अमीर हैं, लेकिन उतने ही घमंडी भी। और यहीं पर कहानी का वो सबसे मशहूर सीन आता है जब डार्सी एलिजाबेथ के साथ डांस करने से मना कर देते हैं। हाँ, और वो लाइन कहते हैं, वो ठीक ठाक है पर इतनी सुंदर नहीं कि मैं उसके साथ डांस करूं। ये तो किसी भी इंसान के आत्मसम्मान पर सीधा हमला है, खासकर एलिजाबेथ जैसी लड़की के लिए जो अपनी बुद्धिमानी और तेज तरार स्वभाव के लिए जानी जाती है। सही। और यहीं से कहानी के 2 इंजन चालू हो जाते हैं। डार्सी का प्राइड, जो सिर्फ घमंड नहीं बल्कि अपने ऊंचे सामाजिक वर्ग का अभिमान है। उन्हें लगता है कि ये छोटे शहर के लोग उनके स्तर के नहीं हैं। और एलिजाबेथ का प्रेजुडिस? हाँ, उस एक टिप्पणी के आधार पर वो तय कर लेती है कि डार्सी एक बुरा घमंडी इंसान है, और वो गलत भी नहीं है। उस पल में उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल स्वाभाविक है। तो एक तरफ जेन और बिंगले की सीधी सादी प्रेम कहानी थी, लेकिन कहानी इतनी आसान होती तो कालजयी कैसे बनती? यहीं पर ऑस्टिन 2 ऐसे किरदार लाती हैं जो सब कुछ उलझा देते हैं, मिस्टर कॉलिंस और मिस्टर विकहम। और ये दोनों किरदार सिर्फ कहानी को आगे नहीं बढ़ाते, ये जेन ऑस्टिन के व्यंग्य के सबसे बड़े हथियार हैं। अच्छा। पहले मिस्टर कॉलिंस को लेते हैं। वो एक पादरी हैं, लेकिन उनका व्यवहार कहीं से भी मतलब धार्मिक नहीं लगता। वो बेनेट परिवार की जायदाद के वारिस हैं और सोचते हैं कि किसी एक बेटी से शादी करके वो उन पर एहसान कर रहे हैं। उनका शादी का प्रस्ताव तो कॉमेडी का मास्टरपीस है। वो प्यार की बात ही नहीं करते। नहीं, वो अपनी संरक्षिका लेडी कैथरीन डी बर्ग की सलाह और अपनी जिम्मेदारियों के लिस्ट गिनाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो कोई बिजनेस डील कर रहे हो। बिल्कुल। वो जेन ऑस्टिन का सबसे बड़ा व्यंग्य है। उनके जरिए ऑस्टिन उस दौर के चर्च पर कटाक्ष करती हैं जहां पादरी धर्म से ज्यादा अपने अमीर संरक्षकों की चापलूसी में लगे रहते थे। तो शादी का प्रस्ताव प्यार का इजहार नहीं बल्कि एक बिजनेस प्रपोजल है। हाँ, ये उस दौर के मैरिज मार्केट का एक्सरे है, और एलिजाबेथ का उन्हें मना करना उस समाज में क्रांतिकारी कदम था। लेकिन एलिजाबेथ के मना करने के बाद जो होता है वो और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है।
कॉलिंस तुरंत उसकी दोस्त शार्लेट लूकस को प्रपोज करते हैं और शार्लेट हाँ कह देती है। तो क्या शार्लेट सिर्फ एक प्रैक्टिकल इंसान है या ये उस दौर की महिलाओं की मजबूरी को दिखाता है जहां प्यार और सम्मान से ज्यादा आर्थिक सुरक्षा की कीमत थी? ये नॉवेल के सबसे दुखद लेकिन यथार्थवादी पलों में से एक है। शार्लेट एलिजाबेथ की तरह रोमांटिक नहीं है। वो 27 साल की है, खूबसूरत नहीं है और उसके पास कोई पैसा नहीं है। तो वो जानती है कि शायद शादी का उसका आखिरी मौका है। सही। उसका चुनाव प्यार पर सुरक्षा की जीत है। ऑस्टिन यहाँ कोई फैसला नहीं सुनाती। वो बस उस समाज की सच्चाई दिखाती हैं जहाँ एलिजाबेथ जैसी लड़कियों की आज़ादी एक लग्जरी थी जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। और फिर आते हैं मिस्टर विकम, खूबसूरत, आकर्षक, और जिसके पास डार्सी के खिलाफ एक दुख भरी कहानी है। हाँ, वो एलिजाबेथ के पूर्वाग्रह को और हवा दे देते हैं। विकम बाहरी आकर्षण के खतरे का प्रतीक है। वो बाहर से जितना आकर्षक, विनम्र और मिलनसार है, अंदर से उतना ही अनैतिक और धोखेबाज। वो एलिजाबेथ को वही सुनाता है जो वो सुनना चाहती है, कि डार्सी एक जालिम इंसान है। उसकी बातों में आकर एलिजाबेथ का पूर्वाग्रह नफरत में बदल जाता है। ऑस्टिन हमें दिखा रही हैं कि पहली धारणाएं कितनी खतरनाक हो सकती हैं, खासकर जब वो हमारी अपनी सोच से मेल खाती हों। और मामला तब और बिगड़ जाता है जब डार्सी बिंगले और जेन को अलग कर देते हैं। अब एलिजाबेथ के पास डार्सी से नफरत करने की दो वजह हैं, विकम के साथ अन्याय और अपनी बहन का दिल तोड़ना। और इसी नफरत के माहौल में कहानी का सबसे नाटकीय पल आता है, डार्सी का पहला शादी का प्रस्ताव। वो प्रस्ताव अपने आप में एक मनोवैज्ञानिक केस स्टडी है। बिल्कुल। वो कहते हैं कि वो एलिजाबेथ के निचले सामाजिक स्तर और उसके परिवार के अजीब व्यवहार के बावजूद उससे प्यार करने लगे हैं। ये कैसा प्रस्ताव है? ये तो तारीफ कम और बेइज्जती ज्यादा लग रही है। हाँ, कोई ऐसा क्यों करेगा? यही तो डार्सी के किरदार का टकराव है। वो अपने दिल और दिमाग के बीच फंसा हुआ है। उसका दिल एलिजाबेथ की बुद्धिमानी और उसकी जिंदादिली के लिए धड़कता है, लेकिन उसका दिमाग जो समाज के नियमों और वर्ग भेद में जकड़ा है। हाँ, वो उसे लगातार याद दिला रहा है कि ये रिश्ता गलत है। वो प्रस्ताव उसके अंदर के इसी संघर्ष का आईना है। वो एक ही सांस में अपने प्यार का इजहार भी कर रहा है और उस प्यार पर शर्मिंदा भी हो रहा है। और एलिजाबेथ का जवाब भी उतना ही जोरदार होता है। वो उसे बुरी तरह रिजेक्ट कर देती है और उसके मुंह पर सारे आरोप लगाती है। ये टकराव जरूरी था, है ना? बहुत जरूरी, क्योंकि इसी टकराव के बाद डार्सी वो खत लिखते हैं जो कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। वो खत, उस खत में वो पहली बार अपना कवच उतारते हैं और सच्चाई बताते हैं। वो मानते हैं कि उन्होंने जेन और बिंगले को अलग किया, लेकिन वजह ये थी कि उन्हें लगा जेन का प्यार सच्चा नहीं है। और वो विकम की असलियत भी बताते हैं कि कैसे विकम ने अपनी विरासत जुए में उड़ा दी। और फिर पैसे के लिए डार्सी की 15 साल की बहन के साथ भागने की कोशिश की थी। तो डार्सी का खत असल में कहानी का आईना है। एलिजाबेथ को पहली बार एहसास होता है कि उसकी समझदारी असल में उसका पूर्वाग्रह थी। सही। उसने विकम की चिकनी चुपड़ी बातों पर भरोसा किया और डार्सी को बिना जाने जज कर लिया। ये तो उसके पूरे वजूद को हिला देने वाला पल होगा। बिल्कुल, ये आत्मज्ञान का क्षण है। यहीं से एलिजाबेथ का बदलना शुरू होता है। वो समझती है कि दुनिया उतनी सरल नहीं है जितनी वो मानती थी। अच्छे दिखने वाले लोग बुरे हो सकते हैं और घमंडी दिखने वाले लोगों के अंदर भी अच्छाई हो सकती है। सही। अब कहानी सिर्फ डार्सी के बदलने की नहीं, बल्कि एलिजाबेथ के बदलने की भी बन जाती है। और ये बदलाव हमें तब साफ दिखता है जब कुछ महीने बाद एलिजाबेथ डार्सी की जायदाद पेम्बरली घूमने जाती है। पेम्बरली सिर्फ एक बड़ा घर नहीं है ना? नहीं, वो डार्सी के असली किरदार का प्रतीक है। कैसे? पेम्बरली डार्सी जैसा ही है, बड़ा और प्रभावशाली, लेकिन दिखावटी या भड़कीला नहीं। वो व्यवस्थित है, सुंदर है और प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। वहां की नौकरानी डार्सी को एक दयालु मालिक और जिम्मेदार भाई बताती है। एलिजाबेथ पहली बार डार्सी को उसके अपने माहौल में देखती और समझती है। उसे एहसास होता है कि उसका घमंड सिर्फ एक बाहरी कवच था जो उसने अजनबियों से भरी दुनिया में खुद को बचाने के लिए पहन रखा था। बिल्कुल। और जब डार्सी अचानक वहां आ जाते हैं तो वो पहले वाले डार्सी नहीं होते। वो विनम्र होते हैं, गर्मजोशी दिखाते हैं। ऐसा लगता है कि एलिजाबेथ की फटकार ने उन पर भी गहरा असर किया है। लेकिन जैसे ही दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं, कहानी में एक और भूचाल आ जाता है। लिडिया का विकम के साथ भाग जाना। हाँ। आज हमें ये शायद एक छोटी बात लगे, लेकिन उस दौर में ये एक परिवार के लिए सामाजिक आत्महत्या के बराबर था। इसका मतलब था कि बेनेट परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई। करेगा। एलिजाबेथ को लगता है कि अब सब खत्म हो गया है।
इस पारिवारिक बेइज्जती के बाद डार्सी जैसा घमंडी इंसान उससे कोई रिश्ता नहीं रखेगा। लेकिन होता है ठीक इसका उल्टा। हाँ, और यहीं डार्सी का असली चरित्र सामने आता है। उनका प्राइड अब परिवार के सम्मान के लिए है, अपने वर्ग के लिए नहीं। वो चुपचाप लंदन जाते हैं, विकम को ढूंढते हैं, उसका सारा कर्ज चुकाते हैं और उसे लिडिया से शादी करने के लिए पैसे देते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि बेनेट परिवार की इज्जत बच जाए। और वो इसका श्रेय भी खुद नहीं लेते। ये कोई भव्य रोमांटिक इशारा नहीं है, ये एक चुपचाप किया गया सही काम है। ये उनके चरित्र की महानता है। जब एलिजाबेथ को इसकी सच्चाई पता चलती है तो उसकी नफरत पूरी तरह सम्मान और कृतज्ञता में बदल जाती है। उसे समझ आता है कि जिस आदमी को वो सबसे ज्यादा घमंडी समझती थी, उसने उसके परिवार के लिए वो किया जो कोई नहीं कर सकता था। लेकिन कहानी में अभी एक आखिरी बाधा बाकी थी। लेडी कैथरीन डी बर्ग। हाँ, लेडी कैथरीन उस पुराने कठोर सामाजिक ढांचे का प्रतीक है जिसे डार्सी और एलिजाबेथ पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो एलिजाबेथ के घर आकर उसे धमकाती हैं, उसे उसकी जगह याद दिलाती हैं। लेकिन एलिजाबेथ अब वो लड़की नहीं रही जो दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाए। वो लेडी कैथरीन के सामने पूरी दृढ़ता से खड़ी होती है और कहती है कि वो ऐसा कोई वादा नहीं करेगी। ये एलिजाबेथ के विकास का चरम है। सही। और मजे की बात यह है कि लेडी कैथरीन का यही टकराव डार्सी को उम्मीद देता है। जब लेडी कैथरीन गुस्से में जाकर डार्सी को ये सब बताती हैं, तो डार्सी को एहसास होता है कि एलिजाबेथ अब उससे नफरत नहीं करती। अच्छा, ये कैसे? अगर करती तो वो लेडी कैथरीन को साफ कह देती कि उसका डार्सी से शादी करने का कोई इरादा नहीं है। एलिजाबेथ का इनकार ही डार्सी के लिए एक तरह का हाँ था। और इसके बाद आता है दूसरा प्रस्ताव, जो पहले वाले से बिल्कुल अलग है। इस बार कोई घमंड नहीं, कोई सामाजिक ऊंच नीच की बात नहीं। सिर्फ दो लोग हैं जो अपनी अपनी गलतियां स्वीकार कर चुके हैं। डार्सी स्वीकार करते हैं कि एलिजाबेथ ने उन्हें विनम्र होना सिखाया, और एलिजाबेथ स्वीकार करती है कि उसने पूर्वाग्रह से काम लिया। उनका विवाह बराबरी, सम्मान और आपसी समझ पर आधारित है। वो एक दूसरे को इसलिए प्यार नहीं करते क्योंकि वो परफेक्ट है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को बेहतर इंसान बनने में मदद की है। तो इस सब का क्या मतलब है? ये कहानी आज भी हमें क्यों इतनी पसंद आती है? मुझे लगता है क्योंकि ये सिर्फ दो लोगों के मिलने की कहानी नहीं है, बल्कि उनके बदलने की, उनके विकसित होने की कहानी है। ये नॉवेल आज भी इसलिए खास है क्योंकि ये हमें पहली धारणाओं से परे देखने और अपनी गलतियों को स्वीकार करने की हिम्मत देता है। जेन ऑस्टिन ने एक ऐसे समाज की आलोचना की जो वर्ग, प्रतिष्ठा और पैसे को इंसानियत से ज्यादा महत्व देता था, और एक ऐसे रिश्ते को आदर्श बताया जो आपसी सम्मान और व्यक्तिगत विकास पर टिका हो। एलिजाबेथ और डार्सी की गलत फहमियों से शुरू होकर एक दूसरे को गहराई से समझने तक की यात्रा ही इस कहानी को इतना संतुष्टजनक बनाती है। ये दिखाती है कि सच्चा प्यार किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि एक दूसरे को विकसित होने का माहौल देता है। सही कहा। कहानी का अंत दो खुशहाल शादियों के साथ होता है, लेकिन ये हमारे लिए एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है। नॉवेल ये दिखाता है कि एक बेहद कठोर सामाजिक ढांचे के भीतर रहकर भी अपनी व्यक्तिगत कमियों जैसे अभिमान और पूर्वाग्रह को दूर करके खुशी पाई जा सकती है। लेकिन क्या ये काफी है? यही सवाल है। जब समाज के नियम ही न बदलें, जब एंटेलमेंट जैसा कानून मौजूद हो, जब महिलाओं के पास आर्थिक स्वतंत्रता ना हो, तो एक व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास कितनी दूर तक मायने रखता है? ये एक विचारणीय प्रश्न है।